हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है इस चैप्टर में वो सारे आपके कंप्लीट कर दूं विद फुल एक्सप्लेनेशन। हाँ, ये हमारा पर्पस है इस वीडियो का कि जितने भी इंटेक्स आपके क्वेश्चन हैं वो सारे हम क्या कर दें, खत्म कर दें, है ना। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि अगर आपको, ये तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर आपको इस चैप्टर पे कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे तो आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ इस वीडियो का पर्पस क्या है, सारे क्वेश्चंस खत्म करना, ठीक है। तो बातें हो गई हमारी ज्यादा, अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है काफी सारे, आई थिंक 9-10 होंगे, एक्सप्लेन भी करना टाइम लगेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मेंट बाय प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय प्योर सब्सटेंस। तो भाई कोई भी सब्सटेंस जो कि सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से बनता है, मतलब द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। क्या लिखोगे, द सब्सटेंस which is made up of only single type of particle, which is made up of only single type of particle is called pure substance. एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। अब ये दोनों क्या है, ये दो जरूर है लेकिन है तो हाइड्रोजन ही ना, है तो हाइड्रोजन ही, सेम सिंगल ही है हाइड्रोजन है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस। ऐसी एग्जांपल दूसरा कौन सा लिखा है, ऑक्सीजन। ये भी देख लो, दो ऑक्सीजन ही है, सिंगल टाइप ऑफ ही है ना, अलग अलग तो नहीं है। सल्फर, ये तो एक ही अपने आप में एक ही सब्सटेंस है सल्फर। लेकिन अगर मैं बोलूं, आपके सामने कुछ बोलूं मैं, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या ये प्योर सब्सटेंस है? नहीं, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्यों नहीं है प्योर सब्सटेंस? क्योंकि इसमें देखो दो टाइप ऑफ पार्टिकल है, एक सल्फर है एक ऑक्सीजन, दो है, एक सल्फर एक ऑक्सीजन में दो टाइप के पार्टिकल हो गए, इसलिए प्योर सब्सटेंस नहीं है। और ये सब प्योर सब्सटेंस है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, जिसमें सिर्फ एक टाइप ऑफ पार्टिकल होता है उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है। द सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, या सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो बेसिकली होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के आपको डिफरेंशिएशन पूछ रहा है बेसिकली। तो ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं, और कुछ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी है, वो समझ लो। मेन चलो बहुत सारे हो सकते हैं होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। बाकी होमोजेनियस मिक्सचर होता क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें जो कंपोनेंट होते हैं, जो मिक्सचर है, भाई मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर कुछ कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2, उसको मिला के ये मिक्सचर बना होगा, हाँ। तो ये जो कंपोनेंट है ये थ्रू आउट उनकी कंसिस्टेंसी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, मतलब थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं होमोजेनियस में। होमो का मतलब ये होता है, होमो, ये जो वर्ड है ना होमो, होमो मतलब क्या होता है, सेम। जिस भी वर्ड के आगे होमो लग जाता है, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। आपने और भी वर्ड देखे होंगे होमो से, होमोसेक्सुअल, बायो में पढ़ेंगे हम, ताकि बायो में पढ़े ना पढ़े लेकिन आजकल तो चल ही रहा है होमोसेक्सुअल, समझ लो, खुद रिसर्च कर लेना, ठीक है। होमोसेक्सुअल क्या होता है, वो मूवी देखी आपने, चलो छोड़ो। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट है। तो होमोजेनियस मिक्सचर कौन सा मिक्सचर, वो मिक्सचर जिसके कंपोनेंट सारे थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सारे थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। कंपोनेंट्स आर uniformly distributed in homogeneous mixture, uniformly distributed in homogeneous mixture, ठीक है। तो हेटेरो, हेटेरो मतलब डिफरेंट, तो उसका अपोजिट ही बोल दो क्या, कंपोनेंट्स आर नॉट, नॉट, मैं सिर्फ नॉट लिख देता हूं, ये होगा कंपोनेंट्स आर, यहां लिख दोगे नॉट तो बन जाएगा हेटेरोजेनियस, ठीक है। तो ये हो गया पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या हो सकता है भाई, सेकंड डिफरेंस ये होता है कि भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे कंपोनेंट, तो जो बाउंड्रीज है, जो सेपरेशन बाउंड्री है, वो बिल्कुल विजिबल नहीं है। सेपरेशन बाउंड्री मतलब, जैसे मैं समझाता हूँ तुम्हें सेपरेशन बाउंड्री, जैसे मान लो ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया, ये कंपोनेंट 1 हो गया। और दूसरा कंपोनेंट हम डाल रहे हैं मान लो सैंड, इसमें मैंने ऐसे सैंड डाल दिया,
दो कंपोनेंट हो गया, कौन कौन से दो कंपोनेंट है, एक है वाटर कंपोनेंट नंबर 1 और दूसरा कंपोनेंट है सैंड। ये मिक्सचर हो गया वाटर और सैंड का, मिक्सचर हो गया ना। मिक्सचर मतलब किसी भी दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को जब मिक्स कर देते हैं उसको मिक्सचर बोलते हैं। तो ये मिक्सचर हो गया वाटर और सैंड का। पर इसमें देखो क्लियरली हमें विजिबल हो रहा है कि पानी ये है और ये जो नीचे बैठ जाएगा थोड़ी देर बाद ये क्या है, ये सैंड है। तो बाउंड्री एकदम क्लियर है, बाउंड्री एकदम क्लियर है। तो इस तरह के बाउंड्री समझ, विजिबल बाउंड्री मतलब विजिबली हमें दिख रहा है कि पानी कहाँ तक है और सैंड कहाँ तक है, क्योंकि वो नीचे बैठ जाएगी। तो इस तरह के मिक्सचर जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उसमें बाउंड्री क्लियर नहीं होती, क्योंकि जो कंपोनेंट है वो एकदम अच्छे से मिक्स हो रहे होते हैं। कंपोनेंट जो होते हैं वो एकदम अच्छे से मिक्स हो रखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं एयर, एयर क्या है, एयर एक तरीके का होमोजेनियस मिक्सचर है। एयर क्या एक तरीके का होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि एयर में बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं भाई। एयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और भी अदर टाइप ऑफ गैसेज है, लेकिन एयर हमें दिखती है क्योंकि वो अच्छे से मिक्स हो रखा होता है थ्रू आउट। बाउंड्री में क्लियर नहीं, ऐसा नहीं है ना हमें एयर में दिखने लग जाता है कि हाँ ये एरिया में ऑक्सीजन है, ये एरिया में नाइट्रोजन, ऐसे में दिखता तो नहीं है, विजिबल नहीं है। तो बाउंड्रीज विजिबल नहीं है, क्यों नहीं विजिबल, क्योंकि जो भी कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्मली मतलब बहुत ही अच्छे से मिक्स हो रखे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर में बाउंड्रीज आर नॉट विजिबल, boundaries are not visible, boundaries of separation are not visible. और हेटेरोजेनियस का मैंने भी एग्जांपल दिया पानी और सैंड का, उसमें तो बाउंड्रीज एकदम क्लियरली विजिबल होती है। तो हम कह देते हैं बाउंड्रीज आर विजिबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर केसेस में बाउंड्री एकदम विजिबल होती है। और क्या डिफरेंस बता सकते हैं हम, अब देखो सिंपल सी बात है कि इसमें जो है होमोजेनियस मिक्सचर में बाउंड्रीज विजिबल ही नहीं है, तो हम उनको सेपरेट कैसे करें। मतलब एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एयर में एग्जांपल ले रहा हूँ होमोजेनियस मिक्सचर का, तो उसमें क्या है बहुत सारे आपके कंपोनेंट है, अलग अलग कंपोनेंट है, लेकिन वो सेपरेट इजीली नहीं हो सकते क्योंकि हमें जब बाउंड्री नहीं दिख ही नहीं रही कौन सी चीज कहां पर है, वो इतने मिक्स हो रखे हैं तो हम उन्हें सेपरेट भी नहीं कर सकते। तो इस हम बोल सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर में सेपरेशन आर very complex or very difficult. It can the component cannot be separated easily. ऐसे लिख सकते हैं। Components जो भी component है मिक्सचर के, मिक्सचर में जो चीजें हैं component मतलब components are not easily separated. Easily separated बहुत ही special type of methods use करने पड़ते हैं separate करने के लिए ना, special methods use करने पड़ते हैं। Components are not easily separated in homogeneous mixture। और उसी का उल्टा होगा heterogeneous में, क्या होगा, components are easily separated by simple methods, easily separated by simple method। अब आप एक चीज देखो, जैसे मैंने वो आपको हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल दिया था, वही पानी और सैंड का मिक्सचर वाला, उसमें पानी और सैंड को सेपरेट करना इजी है, फिल्ट्रेशन कर दो दोनों का, फिल्ट्रेशन कर दो, फिल्ट्रेशन करने से सेपरेट हो गए। तो ये बहुत ही इजी मेथड है, सिंपल मेथड है, उससे हमने दोनों कंपोनेंट के हेटेरोजेनियस मिक्सचर को अलग कर दिया। लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर में इतने अच्छे से मिक्स हो रखे होते हैं कि वो सेपरेट होंगे ही नहीं, तो बहुत ही आपके इजीली सेपरेट नहीं होते, स्पेशल मेथड यूज करने पड़ते हैं, आपको स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंस हो गया। आप एग्जांपल भी देख लो, एक एग्जांपल तो आपने देख लिया, सैंड और वाटर का मिक्सचर हेटेरोजेनियस में लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो आप, ये बहुत कॉमन है, चाक पाउडर और वाटर का मिक्सचर। ठीक है, कॉमन सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर, मतलब ये सब आप इजीली, मतलब सॉरी वाटर और चॉक पाउडर और वाटर का मिक्सचर हो गया, सैंड और वाटर का मिक्सचर हो गया, ये सब हेटेरोजेनियस मिक्सचर के आप एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या लिख सकते हो, होमोजेनियस मिक्सचर में एक एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया, ये वाला एयर का, इसका इधर का एयर एक एग्जांपल है। और क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एक और होमोजेनियस मिक्सचर बताऊं तुम्हें, वो होता है आपका मिल्क। मिल्क में भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, ये सब बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन वो एकदम, हम जब दूध को देखते हैं तो ऐसा लगता है एकदम होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन एक्चुअली में वो होता वैसे हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। कुछ लोग बोलते हैं वो कोलोइडल होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन, हम ये बाद में पढ़ेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन। अभी आप होमोजेनियस मिक्सचर में मिल्क मतलब, क्योंकि आप कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि मिल्क कई बुक में होमोजेनियस लिख रखा है, कई बुक में हेटेरोजेनियस लिख रखा है, तो अब इसको भूल जाओ। लेकिन एयर ले लो, अलॉयज ले लो, अलॉयज भी एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सचर का। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और भी चीजें होती है, लेकिन वो एकदम क्लियरली दिखती है, एकदम
मिक्स हुई दिखती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। तो अलॉय, सॉफ्ट ड्रिंक, एयर, ये सब होमोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल है। और हेटेरोजेनस के एग्जांपल क्या करेंगे? वाटर और सैंड का मिक्सचर, चॉक पाउडर सैंड का, चॉक पाउडर वाटर का मिक्सचर, वो सॉल्ट एंड सैंड का मिक्सचर, ये सब हेटेरोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हाउ आर सोल, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? अब ये भी समझ लो, चलो आपका एक्सप्लेन हो जाएगा। सोल, सॉल्यूशन और सस्पेंशन, इनके बीच में आपको बेसिकली डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस तो देखो, मैं बताता हूँ डिफरेंस, बहुत से सुनना इसमें। ये सॉल मतलब होता है शॉर्ट में कोलोइडल, कोलोइडल सॉल्यूशन को शॉर्ट में सोल बोलते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके समझ लेते हैं। तो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? कोलोइडल हेटेरोजेनस और होमोजेनस का मतलब आप डिफरेंस समझ गए ना, प्रीवियस वीडियो प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया। होमोजेनस मतलब ऐसे मिक्सचर जिनके कंपोनेंट थ्रू आउट अच्छे से मिक्स हो रखे हो और वो विजिबल नहीं होते। हेटेरोजेनस मतलब उसके कंपोनेंट थ्रू आउट अच्छे से मिक्स नहीं होते और उनकी बाउंड्रीज विजिबल होती है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? जो कि सोल है, ये सोल है, कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो एक्चुअली में तो हेटेरोजेनस होते हैं, एक्चुअली में हेटेरोजेनस होते हैं, बट दिखने में अपीयर करते हैं जैसे होमोजेनस हो, जैसे होमोजेनस हो। दे आर एक्चुअली heterogeneous mixture but appear to be as a homogeneous mixture. देख लो, they are actually homogeneous mixture but appear as a homogeneous mixture. They are actually heterogeneous. Heterogeneous मतलब उनके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं और वो थ्रू आउट और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, लेकिन दिखता है, अपीयर होता है ऐसा। इसका एग्जांपल क्या है? मिल्क। मैं अभी बता रहा था प्रीवियस क्वेश्चन, मिल्क जो होता है वो होता है एक्चुअली में हेटेरोजेनेस मिक्सचर है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं और हमें अलग अलग हम उसको फिल्टर कर सकते हैं, अलग अलग वो होते हैं, लेकिन वो अपीयर ऐसा होता है मिल्क जैसे होमोजेनस है। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं? दे आर होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और सस्पेंशन क्या होता है? दे आर हेटेरोजेनस मिक्सचर, दे आर हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व होता है, जैसे वाटर और सैंड का हमने एग्जांपल लिया। हेटेरोजेनस मिक्सचर, दे आर हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब जो चीज हम घोल रहे हैं पानी में या किसी लिक्विड में उसको बोलते हैं सॉल्यूट, इन विच सॉल्यूट डज नॉट डिसॉल्व। समझ आएगा तीनों डिफरेंस? ये हो गया पहला डिफरेंस। तो भी अब ये कोलोइडल सॉल्यूशन में जो होता है उसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि वो होता तो हेटेरोजेनस मिक्सचर है, पर दिखता ऐसा है कि जैसे कोई होमोजेनस मिक्सचर है। तो ऐसा क्यों दिख रहा है कि वो होमोजेनस मिक्सचर है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो पता नहीं चलता, वो ऐसा लगता है जैसे घुल गए, लेकिन घुले नहीं होते, बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं। तो उनका जो पार्टिकल का साइज होता है, साइज ऑफ पार्टिकल इन कोलोइडल सॉल्यूशन जैसे सोल, साइज ऑफ पार्टिकल वो किस किस के बीच में होता है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। याद कर लो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे लिखोगे तो। सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूशन में क्या होता है? बहुत छोटे होते हैं, तभी तो होमोजेनियसली मिक्स हो गए, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से लेस होते हैं। नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9, मतलब इससे भी छोटे होते हैं। नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9। और सस्पेंशन में वो तो घुल ही नहीं रहे, तो इसका मतलब वो बहुत बड़े होते हैं, वो पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं, तभी तो नहीं घुल पा रहे। तो मतलब मोर देन 100 नैनोमीटर। समझ? ये हो गया। अब एक और चीज में समझने वाली है कि पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्यूशन में, हमने क्या बताया? पार्टिकल्स जो होते हैं वो फिल्टर, इजीली फिल्टर हो जाते हैं। किसमें? कोलोइडल सॉल्यूशन में फिल्टर इजीली नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिकल मिक्स ही नहीं हुए। और कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? वो अपीयर ऐसा होता है कि जैसे कोई होमोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि उसके पार्टिकल कितने होते हैं? उसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। इसलिए ये अगर हम फिल्टर टेस्ट करते हैं इसका, तो इसमें से फिल्टर टेस्ट ये पास कर लेता है। इट पास द फिल्टर टेस्ट, मतलब फिल्टर टेस्ट को ये पास कर लेता है। इट पास द फिल्टर टेस्ट। सॉल्यूशन में तो ऑब्वियसली इट आल्सो पास द फिल्टर टेस्ट, क्योंकि तो होमोजेनस मिक्सचर है और पार्टिकल एकदम से घुल चुके हैं। तो अगर फिल्टर टेस्ट करें, मतलब फिल्टर करें हम, तो अलग अलग नहीं दिखेंगे हमें पार्टिकल, वो तो पास हो जाएगा। इट आल्सो पास द फिल्टर टेस्ट।
बस ये तो हेटेरोजेनस मिक्सचर है, इसमें तो पार्टिकल डिसॉल्व ही नहीं होता, अलग अलग रहते हैं पार्टिकल, जैसे वाटर सैंड का मैंने एग्जांपल दिया। तो इसमें अगर हम फिल्ट्रेशन करें तो इट विल नॉट पास द फिल्टर टेस्ट। हेटेरोजेनस मिक्सचर फिल्टर टेस्ट पास नहीं करते, इट विल नॉट पास द फिल्टर टेस्ट। ध्यान रखना होमोजेनियस मिक्सचर जो होते हैं वो फिल्टर टेस्ट पास कर लेते हैं। फिल्टर टेस्ट का मतलब क्या है कि अगर मैं फिल्ट्रेशन करूं तो मतलब कोई सॉल्यूट या सॉल्वेंट ऐसे अलग अलग नहीं हो जाएंगे, वो पूरा पास हो जाएगा, क्योंकि होमोजेनियसली पूरा अच्छे से मिक्स हो रखा है, तो वो अलग अलग नहीं हो पाएगा, फिल्टर नहीं हो पाएगा, तो उसको बोलते हैं फिल्टर टेस्ट पास करना। तो हेटेरोजेनियस में तो अलग अलग होते हैं दोनों पार्टिकल, वो मिक्स ही नहीं होते, डिसॉल्व ही नहीं हुआ, तो वो फिल्टर टेस्ट पास नहीं करेंगे। क्यों? अगर मान लो वाटर सैंड का मिक्सचर है, उसके अंदर मैं उसको अगर फिल्टर करूं छन्नी से या किसी चीज से, तो आप देखोगे पानी तो निकल जाएगा, लेकिन छन्नी में पूरी सैंड जम जाएगी, तो यानी कि फिल्टर टेस्ट उसने पास नहीं किया, इट विल नॉट पास द फिल्टर टेस्ट। अब कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या है कि होता ही असल में हेटेरोजेनस मिक्सचर है, लेकिन पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो अपीयर ऐसा होता है होमोजेनस मिक्सचर, वो इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि वो फिल्टर टेस्ट में पास हो जाते हैं, मतलब छन्नी में से सारे पार्टिकल निकल जाते हैं, तो फिल्टर टेस्ट में पास हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। समझ लो? तो ये है आपका कोलोइडल सॉल्यूशन, यानी कि सोल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? To make a saturated solution, 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. Find its concentration at this temperature. तो पहले तो इसमें कुछ टर्म्स लिखे हैं, वो एक एक करके मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? देखो एग्जांपल क्वेश्चन पे हम आएंगे, पहले आप बेसिक क्लियर कर लेते हैं, आराम से हम समझ रहे हैं, क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, रखने से हम। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो ये बीकर है, ठीक है, इस बीकर में मैंने ऐसे पानी डाल दिया, ठीक है। अब इस पानी में मैं ऐसे सॉल्ट डालना शुरू करता हूँ घोलने के लिए, है ना। सुनते जाओ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनते जाओ ध्यान से। ऐसे सॉल्ट मैंने डाला पानी में घोलने के लिए, डालने की कोशिश की, अब ये घुल रहा है घुल रहा है घुल रहा है घुल रहा है, फिर मैं और डाले जा रहा हूँ सॉल्ट, और डाले जा रहा हूँ, और डाले जा रहा हूँ सॉल्ट। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके बाद सॉल्ट जो है वो घुलना बंद हो जाएगा, फिर सॉल्ट जमना शुरू हो जाएगा उसके ऊपर, पानी के ऊपर। तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो सॉल्यूशन बना जहां पर मैक्सिमम सॉल्ट हम डाल के उसको घोल सकते हैं, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट मैक्सिमम अमाउंट तक घुल सके पानी में, उस तरीके के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आप बड़ी क्लास में और डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ समझना आपके लिए क्लियर होना जरूरी है कि कोई भी सॉल्यूशन में हम कितने अमाउंट ऑफ कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल, जैसे यहाँ पर सॉल्ट था, सॉल्यूट मतलब सॉलिड पार्टिकल जो हम पानी में मिलाते हैं, तो वो जब हम घोल सके, मैक्सिमम घोल सके कितना, उसका जो मैक्सिमम अमाउंट है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब इंग्लिश का वर्ड है सैचुरेशन, ये पॉइंट हो गया, सैचुरेशन पॉइंट हो गया। इसके ऊपर अगर हम सॉल्ट डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं, ये मैक्सिमम अमाउंट तक जितना घुलता है ना, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये समझ आ गया आपको ये वर्ड? अब देखो, अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ये समझ आ गया। अभी कह रहा है टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का मास कितना है? 36 ग्राम। तो हमें जो क्वेश्चन में पता है वो देख लो, मास ऑफ NaCl पता है कितना है? 36 ग्राम्स, कोई दिक्कत नहीं। इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर है 100 ग्राम्स, मास ऑफ वाटर कितना है? 100 ग्राम। अब क्या कह रहा है? फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो जो आपका सॉल्यूशन है वो चेंज हो सकता है, उसकी सॉल्युबिलिटी, वो इतना डिटेल में मत जाओगे तुम, वो 12th क्लास की बात है। ठीक है, तो मास ऑफ NaCl है 36 ग्राम, मास ऑफ वाटर है 100 ग्राम। कंसंट्रेशन हमें फाइंड करनी किसकी? इसकी, जो 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट। ठीक है, ये जो 36 ग्राम सॉल्ट हमने 100 ग्राम वाटर में मिलाया, इसकी कंसंट्रेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका सिंपल फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और इस प्रोसेस को पता है, ये जो हम कंसंट्रेशन फाइंड कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको मास परसेंटेज बोलते हैं, मास परसेंटेज, क्योंकि हम बेसिकली परसेंटेज निकाल रहे हैं कि जब 36 ग्राम इतने सॉल्यूशन में मिलता है तो हम परसेंटेज निकाल रहे हैं बेसिकली। अब मुझे वो बताओ, सोडियम क्लोराइड है 36 ग्राम, वाटर है 100 ग्राम, तो सॉल्यूशन कितना हुआ? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? ये मुझे बता दो बस कोई बच्चा। मास ऑफ सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन मतलब दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनता है ना,
तो 36 ग्राम सॉल्ट और 100 ग्राम वाटर दोनों को ऐड करोगे, वही तो मास होगा सॉल्यूशन का। तो कितना होगा 136 ग्राम आपका सॉल्यूशन होगा। अब आपके पास ये देख लो मास ऑफ सॉल्यूशन भी है, ये फॉर्मूले में नीचे डालो। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब सॉलिड पार्टिकल, कौन सा है सॉलिड पार्टिकल, ये सॉल्ट। तो मास ऑफ सॉलिड भी पता है आपको, बस फॉर्मूले में डालो आंसर निकालो। तो मास में यहाँ लिख रहा हूँ, ब्लू कलर से सॉल्व कर रहा हूँ, ये फॉर्मूले में डाल रहा हूँ। तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी सॉलिड यानी सॉलिड पार्टिकल, इस केस में सॉलिड पार्टिकल क्या है सॉल्ट, वो है 36 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन जो हमने अभी निकाला। सॉल्यूशन का मास क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो सॉल्यूशन बनता है, तो 136 into 100। बस इसको सॉल्व कर दो, वही आपका कंसंट्रेशन होगा। जिसको जब सॉल्व करोगे तो परसेंटेज में आएगा, इसलिए इसका नाम होता है मास परसेंटेज। मतलब कितने परसेंटेज सॉल्ट है सॉल्यूशन में, बेसिकली हम ये निकाल रहे हैं। ये जो सॉल्यूशन बना है 136 ग्राम का, 36 ग्राम नमक यानी कि NaCl और 100 ग्राम पानी को मिला के जो सॉल्यूशन बना वो कितना हुआ 136 ग्राम का। तो इस 136 ग्राम में 36 ग्राम का कितना परसेंटेज है, मतलब सॉल्ट का कितना परसेंटेज है, बेसिकली हम ये निकाल रहे हैं। उसी को बोलते हैं मास परसेंटेज और उसी को बोल रहे हैं कंसंट्रेशन। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा, जो कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 26.47%, और ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये सॉल्व करना आता है। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाउ विल यू सेपरेट मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस व्हिच आर मिक्सेबल विद ईच अदर। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, पहले तो जो जो नए नए वर्ड्स हैं वो समझ लो। मिक्सेबल मतलब ऐसे कंपोनेंट जो इजीली मिक्स हो सकते हैं। तो किस चीज का मिक्सचर है, मिक्सचर किस चीज का है, केरोसिन और पेट्रोल का। और आपको पता है कि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग है, मतलब अलग अलग पॉइंट पे ये दोनों बॉयल होना शुरू होते हैं, या फिर बेसिकली अलग अलग पॉइंट पे बॉयल होना मतलब उबलना, उबल के भाप बनना शुरू करते हैं। इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, ठीक है, इतना डिफरेंस है, 25 डिग्री का डिफरेंस है इन दोनों में। तो कैसे अलग करेंगे, तो बेसिकली जो प्रोसेस हम यूज करेंगे वो होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो देखो कैसे होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस, कैसे होता है देखो। आप ऐसे पहले एक स्टैंड है आपका, डिस्टिलेशन प्रोसेस ये स्टैंड है, इससे आपने एक यहां से कनेक्ट किया एक ऐसे फ्लास्क, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उस फ्लास्क को आपने यहां से हीट किया, हीट किया, हीट किया, और इसके अंदर आपने ऐसे थर्मामीटर भी रख दिया। क्यों रख दिया, टेम्परेचर देखने के लिए थर्मामीटर रख दिया। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मिक्सचर क्या है, पेट्रोल और केरोसिन का, केरोसिन और पेट्रोल का मिक्सचर। सुनते जाओ, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, केरोसिन प्लस पेट्रोल, ये जो अंदर है केरोसिन प्लस पेट्रोल है, ठीक है। ये आपका थर्मामीटर है, समझते जाओ, बस समझना इंपॉर्टेंट है। बना बना डायग्राम वगैरह तो तुम बना ही लोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहां से थर्मामीटर इसी से एक और ऐसे कनेक्ट करोगे, जो कि है वाटर कंडेंसर। कंडेंसर मतलब क्या होता है, जो भाप को वापस से लिक्विफाइड करते हैं, भाप को वापस से पानी में या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसर। तो ये वाटर कंडेंसर है। और फिर यहाँ पर एक और बीकर ले लो। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, हमें पता है कि जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, पेट्रोल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन, सुनते जाओ, पेट्रोल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन केरोसिन। जो पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर है केरोसिन से, मतलब पेट्रोल जब हम ये हीट करेंगे इसको, तो पेट्रोल जल्दी वेपर बनना शुरू करेगा। तो पेट्रोल यहाँ से उड़ेगा और वेपर बन के इसमें से निकलेगा, ये जो कंडेंसर है। अब यहाँ पर वेपर आ गया, अभी कंडेंसर क्या करेगा, ये जो वेपर है इसको वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पर पेट्रोल आपका जमा होता जाएगा। यहाँ क्या जमा हो जाएगा, पेट्रोल। तो ऐसे करके आप इसको हीट करते रहोगे, पेट्रोल आपका इवोपरेट होता रहेगा, क्योंकि पेट्रोल केरोसिन से पहले इवोपरेट हो जाएगा। तो हम ये थर्मामीटर से चेक करते रहेंगे कि भाई पेट्रोल इवोपरेट हो रहा है, पेट्रोल इसमें से निकलेगा। और फिर ये कंडेंसर है, कंडेंसर का काम क्या होता है, वेपर को वापस से लिक्विफाई करना, लिक्विड फॉर्म में करना। तो ये जो जैसे ही पेट्रोल इसमें से निकलेगा और यहाँ पर आपका पेट्रोल वापस से इकट्ठा हो जाएगा। तो जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ पर इस वाले आउटलेट में आपके
पेट्रोल जमा हो जाएगा और इसमें जो बच जाएगा वो क्या रह जाएगा, केरोसिन। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। समझ गए? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। किस बेसिस पे, किस कॉन्सेप्ट पे बेस है कि भाई पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर है, मतलब पेट्रोल कम टेम्परेचर में यानी कम हीट में ही केरोसिन के मुकाबले में कम हीट में ही वो इवोपरेट यानी कि वेपर बनना शुरू हो जाएगा। और केरोसिन जैसे इसको जलाएंगे तो केरोसिन अभी अंदर ही रहेगा, पर पेट्रोल वेपर बन के उड़ना शुरू करेगा और उड़ना शुरू करके इसमें से निकल के कंडेंसर में से निकल के इस आउटलेट में गिरता रहेगा, क्योंकि ये जो वेपर है उसको कंडेंस कर देगी वापस से लिक्विफाइड फॉर्म में, वापस लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में पेट्रोल जमा होता जाएगा और फिर फाइनली जो बच जाएगा इस वाले फ्लास्क में वो क्या रह जाएगा, सिर्फ केरोसिन। तो हमने अलग अलग करके देख लो, केरोसिन यहाँ रह जाएगा, पेट्रोल यहाँ जाएगा और हमने सेपरेट कर दिया। और यही पूछा था सेपरेट कैसे करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो। चलिए गाइस ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द टेक्निक टू सेपरेट। ये तीन प्रोसेस है, इनकी हमें टेक्निक बतानी है। वैसे तो प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला इस क्वेश्चन में, सिर्फ टेक्निक पूछ रहा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको आदत से मजबूर। नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। तो क्वेश्चन का आंसर तो है जब हम मक्खन को दही में से अलग करते हैं तो वो प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है इसमें, ये एक्सप्लेन करूंगा मैं भी आपको। जैसे इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं पूछा, सिर्फ नाम पूछा है, टेक्निक का नाम सेंट्रीफ्यूगेशन। ये वाली टेक्निक यूज होती है बटर यानी मक्खन को दही में से अलग करने के लिए। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स? सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप पढ़ोगे आने वाली क्लासेस में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह, या आने वाले चैप्टर में आई थिंक 9th में भी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करती है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई आपका कंटेनर है, इसके अंदर आपकी कर्ड है, तो इसको हम जोर से हिलाएंगे, जोर से, एकदम जोर से हिलाएंगे, शेक करेंगे, एकदम जोर से शेक करेंगे। तो जो डेंसर कंपोनेंट होगा, डेंसर मतलब जो गाढ़ा या भारी कंपोनेंट होगा, वो क्या आता है, ये मान लो ये एक्सिस है, ये फिजिक्स आ रही है थोड़ी सी बीच में, ये एक्सिस है, इस एक्सिस से दूर चला जाता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, जब हम इसे गोल गोल शेक करते हैं, जोर से घुमाते हैं, तो जो डेंसर वाले जो कंपोनेंट है, डेंसर कंपोनेंट क्या होगा कर्ड में, बटर, डेंसर मतलब भारी वाला, वो क्या चल जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ऐसे साइड में, जो एक्सिस है बीच वाला जो हिस्सा है उससे साइड में जमा हो जाएगा और बाकी हिस्सा बीच में रह जाएगा। तो अब क्या होगा, जो बटर है वैसे साइड में यहाँ पर सारा जमा हो जाएगा। क्यों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, क्योंकि हम कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब जोर से हम शेक करेंगे, गोल गोल शेक करेंगे, तो जो डेंसर मटेरियल है, डेंसर मटेरियल यानी कि क्या है, बटर, वैसे साइड में यहाँ चिपक जाएगा और बाकी बीच में आपका सारा कर्ड रह जाएगा। तो हम अलग कर लेंगे बस, फिर ये बटर हम निकाल लेंगे और बटर अलग हो गया कर्ड से। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सॉल्ट को सी वाटर से हम कैसे सेपरेट करते हैं, सॉल्ट, नमक को सी वाटर से। तो इसका आंसर है इवोपरेशन प्रोसेस, सिंपल इवोपरेशन। ये तो आप गेस कर पा रहे होंगे कैसे हुआ। इवोपरेशन ऐसे होता है कि भाई आपका मान लो सी वाटर में क्या नमक होता है, ये आपका पानी है, इसमें आपका नमक भी घुला हुआ है। तो जैसी सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी तो ये पानी क्या होगा, भाप बनना शुरू हो जाएगा, वेपर में उड़ जाएगा। क्यों पानी क्यों भाप बन जाएगा, क्योंकि सॉल्ट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है, सॉल्ट जल्दी से वेपर नहीं बनता, क्योंकि सॉल्ट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस भाप बनना शुरू हो जाए, वेपर बनना शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से, तो वाटर आपका सनलाइट में यानी कि हीट में वेपर बनना शुरू हो जाएगा और जो रिमेनिंग नीचे बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्ट। और इस तरह से हम सॉल्ट को सी वाटर से सेपरेट कर लेंगे। कौन सा प्रोसेस है, इवोपरेशन। लास्ट क्या है, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। तो ये प्रोसेस होता है सब्लिमेशन। ये मैंने आपको आई थिंक प्रीवियस चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था। सब्लिमेशन क्या होता है, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा। सब्लिमेशन, तीन स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। तो हम जब किसी भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी सब्सटेंस का, तो पहले सॉलिड से लिक्विड बनता है। जैसे हम आइस का एग्जांपल लें, आइस क्या है, आइस क्यूब है, तो सॉलिड है, उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएं, उसको हीट करें तो पहले लिक्विड बनेगी, ऐसे पानी बनना शुरू हो जाएगी, फिर और हीट करें तो वो फिर ऐसे भाप बनना शुरू हो जाएगी। तो ये प्रोसेस चलता है कि पहले सॉलिड से लिक्विड बनती है चीज, फिर लिक्विड से गैस बनती है, यही प्रोसेस है। पर सब्लिमेशन में क्या होता है, ये जो बीच वाला स्टेप है ना, सॉलिड से लिक्विड बनने वाला,
ये वाला गायब हो जाता है, सीधे सॉलिड से, सीधे ही सॉलिड से गैस बन जाती है, सीधे ही सॉलिड से चीज गैस बन जाती है। इसका एक और एग्जांपल है नैप्थलीन। नैप्थलीन बॉल देखिए आपने, जो कपूर की ऐसे व्हाइट व्हाइट बॉल होती है, हम कई बार अपने सर्दियों में कपड़ों के लिए रखते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होती है पर वो सीधे गायब हो जाती है, वो कोई अपना बीच में लिक्विड तो ना छोड़ के जाती है। तो सीधे जब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना कोई सब्सटेंस, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो जो कैम्फर है हम सॉल्ट से इसी प्रोसेस से सेपरेट करेंगे, ठीक है, किस प्रोसेस से, सब्लिमेशन से। तो ये तीनों का आपको पता चल गया टेक्निक। बटर को हम कर्ड में से सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से, सॉल्ट को सी वाटर से सेपरेट करते हैं इवोपरेशन टेक्निक से, और कैम्फर को सब्लिमेशन से, ठीक है। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ मेथड आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसके लिए पहले आपको तो पता होना चाहिए क्रिस्टलाइजेशन होता क्या, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। तो मैं क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनो। ये आपका एक बीकर है, इसमें मैंने डाला पानी, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। क्या डाला मैंने इसमें, पानी। अब मैं इसमें आपका डाल रहा हूं सॉल्ट, सॉल्ट डाल रहा हूं। सॉल्ट एक क्रिस्टल टाइप सब्सटेंस है, सॉल्ट डाल लो चाहे शुगर डाल लो, दोनों ही क्रिस्टल टाइप सब्सटेंस है, क्रिस्टल टाइप सब्सटेंस है। सॉल्ट डाल लो या फिर शुगर, ठीक, कुछ भी जो भी आपको, सॉल्ट और शुगर जो भी आपको समझ आए वो डाल रहे हो आप। तो एक पॉइंट के बाद ये घुलेगा घुलेगा घुलेगा, तो एक पॉइंट के बाद ये घुलना बंद कर देगा। क्यों घुलना बंद कर देगा, क्योंकि आप ज्यादा अगर डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे तो इस पानी में इतना ही घुलेगा। एक सैचुरेटेड, जो मैंने भी एक्सप्लेन किया पीछे, सैचुरेटेड पॉइंट आएगा, उसके बाद ये घुलना बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका जो ये जो सॉल्यूट जो आप और डालोगे शुगर या सॉल्ट जो भी, वो क्या करेगा, ये आपके सॉल्यूशन में से भी बाहर निकालना, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स मेथड शुरू हो जाएगा। इस सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्ट या शुगर जो भी आप लोगे वो टकराएगा, ये जो ओरिजिनल वाला जो आप डाल रहे हो ऊपर से वो, और जो सॉल्यूशन में मिला हुआ है वो आपस में टकराएंगे और सेपरेट आउट होता जाएगा और यहाँ जमा होता जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें हम अगर एक पॉइंट के बाद ज्यादा सॉल्यूट, सॉलिड मतलब सॉलिड पार्टिकल जो कि सॉल्ट या शुगर जो भी है वो डालते हैं, तो एक पॉइंट के बाद क्या करेगा, वो जो सॉल्यूशन में भी जो घुला हुआ है ना उससे टकरा के वो बाहर आता जाएगा और एक क्रिस्टल आपको यहाँ जमा हो जाएगा शुगर या सॉल्ट का। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन समझ आ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस टाइप के मिक्सचर में हम क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए। तो देख लो अब ये किस टाइप का मिक्सचर है, आप खुद ही देख लो। तो पहला एग्जांपल तो यही है कि क्रिस्टल इन नेचर होना चाहिए सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी कि जो भी हम घोल रहे हैं, सॉल्यूट शुड बी इन क्रिस्टल इन नेचर। सॉल्यूट मतलब सॉलिड पार्टिकल जो हम घोलते हैं, शुड बी इन क्रिस्टल नेचर में ना, तभी तो नाम क्रिस्टलाइजेशन है। तो सॉल्ट और शुगर दोनों क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, अगर ध्यान से देखो ना क्रिस्टल जैसे होते हैं छोटे छोटे। सॉल्यूट शुड बी इन क्रिस्टल नेचर, है ना, इसी टाइप का मिक्सचर होना चाहिए। दूसरी बात यह कि इट कैन नॉट बी इवोपरेटेड बाय वाटर, which cannot be evaporated by, which cannot be separated by evaporation, which cannot be separated by evaporation, ठीक है। क्योंकि अगर हम शुगर इसमें डालेंगे, शुगर अगर हम इसमें डालेंगे, अगर हम सॉल्ट डालेंगे तो फिर भी इवोपरेट हो जाएगा, हमने सी सॉल्ट वाला एग्जांपल देखा। पर अगर शुगर डालेंगे और उसको हीट करेंगे और इवोपरेट करने की कोशिश करेंगे तो सॉल्ट क्या होगी, आपकी जो शुगर जो होगी वो क्या करेगी, वो हीट होके डिकम्पोज हो जाएगी, मतलब सड़ना शुरू हो जाएगी। अगर ज्यादा हम शुगर को हीट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी। तो इसलिए हम इवोपरेशन प्रोसेस यूज नहीं कर सकते, जहां पर वहां पर हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज कर लेते हैं। जैसे सी वाटर में से सॉल्ट निकालने में तो हम क्रिस्टलाइजेशन सॉरी इवोपरेशन प्रोसेस हम यूज करते हैं, अभी हमने प्रीवियसली देखा। लेकिन अगर यही मैं एग्जांपल लूं शुगर और वाटर वाला, तो हम इवोपरेशन यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इवोपरेशन में हम हीट देते हैं। अब हीट अगर देंगे तो शुगर जो होगी वो क्या होगी, डिकम्पोज हो जाएगी, मतलब सड़ जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, तो पूरा मिक्सचर आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो इस टाइप के जो मिक्सचर होंगे उसमें हम क्या यूज करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक, ठीक है। तो अब किस टाइप के मिक्सचर में भाई, सॉल्यूट शुड बी क्रिस्टल नेचर होना चाहिए, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय इवोपरेशन, और को लिख लो, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो फिल्ट्रेशन से, इवोपरेशन से, इन सब चीजों से सेपरेट ना हो, उस मिक्सचर को हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड से सेपरेट करते हैं, व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब आप क्योंकि फिल्ट्रेशन से क्यों नहीं सेपरेट करते, क्योंकि जो शुगर है वो वाटर में अच्छे से घुल जाएगी, तो उसको सेपरेट करना मुश्किल है, ठीक है। तो फिर वहां पर हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका।
चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का। इसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है और कौन सा फिजिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज वो होते हैं जिनमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, और फिजिकल चेंज होते हैं जो सिर्फ हम फिजिकली आईज से देख रहे होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन उनमें नहीं हो रहा होता। तो ये सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं। अब मैं आपको बता दूंगा इनमें से केमिकल चेंज कौन कौन से हैं, बाकी सारे फिजिकल। देखो रस्टिंग ऑफ अलमीरा, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तभी तो अलमीरा लोहे की जो होगी वो रस्ट खा जाएगी, तो ये केमिकल चेंज है एक तरीके का, ठीक है। दूसरा ये भी केमिकल चेंज है जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब पानी के अंदर या H2O के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और पानी ब्रेक डाउन हो जाएगा H+ और OH- आयन में, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, ये आपका क्या है, सॉरी, जब हम इसको H2O में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या हाइड्रोजन बन जाता है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपकी बन जाती है, ठीक है। ये बैलेंस हो गई, बैलेंस तो भी आपको है नहीं, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या है, केमिकल रिएक्शन है। एक और केमिकल रिएक्शन आपका ये बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। पेपर क्या होता है आपका, पेपर या वुड को जो हम बर्न करते हैं तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि केमिकल रिएक्शन है। तो ये सब क्या है, केमिकल। तो ये जो बॉक्स वाले हैं सारे केमिकल हैं, बाकी सारे फिजिकल है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। समझ आ गई। ये रस्टिंग हो रखी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो मैंने देखा आपको जैसे ये H2 है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये H2 ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। हाइड्रोजन आपका ब्रेक हो जाएगा किसमें, गैस में, ठीक है। तो ये आपका था, सेकंड क्या क्या आ गया, वेट अ सेकंड गाइस, ठीक है। तो ये तीनों केमिकल चेंज है, बाकी सारे आप चेक कर लो, बाकी सारे आपके फिजिकल चेंज निकलेंगे। पेड़ कट रहा है, फिजिकल चेंज है। बटर को हम पैन में डाल रहे हैं, फिजिकल चेंज है। वाटर बॉइलिंग आपका स्टीम बन रहा है, फिजिकल चेंज है। कॉमन सॉल्ट आपका पानी में घुल रहा है, फिजिकल चेंज है। फ्रूट सलाद हम बना रहे हैं, फिजिकल चेंज है। सब फिजिकल चेंज है, बस ये तीन केमिकल चेंज थे। रस्टिंग ऑफ आयरन, जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये और ये सब केमिकल चेंज है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इन टेक्स्ट का। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो बता रहा है कि भाई प्योर सब्सटेंस जो आसपास हमारी चीजें हैं उसमें प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर कौन कौन से हैं वो आप बता सकते हो। तो आपको बताना है, तो जैसे आपका गोल्ड है, अगर वो प्योर है तो प्योर सब्सटेंस है, सिल्वर प्योर सब्सटेंस है, तो ये सारी चीजें प्योर सब्सटेंस में आती है। बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। और मिक्सचर में क्या हो सकता है, मिल्क मिक्सचर है, या फिर आपका सोप मिक्सचर है, ऑयल मिक्सचर, ये सारी चीजें मिक्सचर में आती है और ये सारी चीजें प्योर सब्सटेंस में आती है। आप और भी आसपास चीजें देखो, उसको विजुलाइज करो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।